आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रचनात्मक सफलताओं के ठीक पहले आती है, यानी कि कड़ी मेहनत, संघर्ष और घोर निराशा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, साहित्यिक अस्वीकृति यानी लिटरेरी रिजेक्शन की असलियत। अब जरा सोचिए, हैरी पॉटर, ड्यून और कैरी, इन तीनों में आखिर क्या समानता है? ये आज साहित्य जगत के कुछ सबसे बड़े नाम हैं, है ना? लेकिन सच कहूं तो इन महान फ्रेंचाइजेस को आपस में जोड़ने वाली चीज उनकी शुरुआती सफलता बिल्कुल नहीं है, बल्कि शुरुआत में मिली एक बहुत ही बड़ी नाकामी है। उदाहरण के तौर पर स्टीफन किंग को मिले इस बेहद कठोर रिजेक्शन लेटर को ही देख लीजिए। एक पब्लिशर ने उनकी मास्टरपीस किताब कैरी को ठुकराते हुए साफ साफ लिखा था, हमें उस विज्ञान कथा में कोई दिलचस्पी नहीं है जो नकारात्मक उतोपिया से जुड़ी हो, ये किताबें नहीं बिकती हैं। सोचिए, ये साफ दिखाता है कि फेलियर का अनुभव कितना आम है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लेखकों को भी शुरुआत में ऐसे चुभने वाले शब्दों का सामना करना पड़ा है। और अगर लगता है कि ये सिर्फ एक उदाहरण है, तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। डॉक्टर सूस की पहली किताब को बहुत अलग कहकर खारिज कर दिया गया था, जिसने बाद में 30 करोड़ यानी 300 मिलियन कॉपीज बेची। सीएस लुइस को क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के लिए सालों तक रिजेक्शन झेलना पड़ा। और एगाथा क्रिस्टी, उन्होंने लगातार 5 साल तक अस्वीकृति झेली और आज उनकी किताबों की बिक्री $2 बिलियन से भी ज्यादा है। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं और ये बताते हैं कि कभी हार न मानना कितना जरूरी है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एडिनबरो के कैफेज का वो अनोखा जादू। देखिए, सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। इस 17 साल के लंबे सफर पर जरा नजर डालिए। 1990 में मैनचेस्टर से ट्रेन में सफर करते वक्त एक आम सा विचार आया। फिर पूरे 7 साल बाद 1997 में हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन पब्लिश हुई और आखिरकार 27 में बालमोरल होटल के कमरा नंबर 552 में इस पूरी सीरीज का समापन हुआ। 17 साल का लंबा इंतजार और बेजोड़ मेहनत। लेकिन इस सफलता के पीछे की सच्चाई काफी गहरी और थोड़ी दर्दनाक भी है। एडिनबर्ग के निकलसन्स कैफे और द एलिफेंट हाउस ने वेलफेयर पर पल रही एक सिंगल मदर को लिखने के लिए एक गर्म जगह दी। क्यों? क्योंकि वो अपने घर को गर्म रखने का खर्च तक नहीं उठा सकती थी। ये उस बेहद मुश्किल हालात को दर्शाता है जहां कोई इंसान अपने सबसे निचले स्तर पर होने के बावजूद बस ठंड से बचने और अपनी कहानी लिखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हो। J.K. राउलिंग का एक अनुभव जो सच में दिल तोड़ने वाला है। वो बताती हैं, मैंने जिस पहले एजेंट से संपर्क किया था उसने एक पर्ची वापस भेजी जिसमें लिखा था, मेरी लिस्ट पूरी तरह भरी हुई है, आपने जो फोल्डर भेजा है वो लिफाफे में फिट नहीं आएगा। सोचकर देखिए, एजेंट ने ना सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट खारिज कर दी बल्कि वो अकेला फोल्डर भी रख लिया जिसे बदलने के पैसे भी उस वक्त उनके पास नहीं थे। ये सुनकर तो किसी का भी हौसला टूट जाए। तो यहाँ से हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, वो छोटी लड़की जिसने पॉटर को बचा लिया। 12। दोस्तों, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये एक बेहद निराशाजनक आंकड़ा है। ये उन लगातार पब्लिशर्स की संख्या है जिन्होंने हैरी पॉटर की मैन्युस्क्रिप्ट को ये कहकर कचरे के डब्बे में डाल दिया था कि ये बहुत लंबी है और जादू टोने वाली किताबें अब नहीं बिकती। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। कहानी में एक ऐसी सेवियर की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। एलिस न्यूटन, ये ब्लूम्सबरी के चेयरमैन की 8 साल की बेटी थी। इसने बस पहला चैप्टर पढ़ा और जिद पकड़ ली कि उसे आगे और पढ़ना है। एक छोटी सी बच्ची की इस मांग ने एक छोटे से एकेडमिक पब्लिशर को वो बड़ा जोखिम उठाने के लिए मना लिया जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। हाँ, ये बात अलग है कि शुरुआत अभी भी बहुत ही मामूली थी। पहली बार में पता है कितनी कॉपीज छपी गईं? सिर्फ 500, जिनमें से भी ज्यादातर सीधे लाइब्रेरीज में भेज दी गईं। और उस वक्त एडवांस कितना मिला था? सिर्फ £2,500 यानी 2,500 पाउंड का एक बहुत ही छोटा सा एडवांस। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, एक ऐसा साहित्यिक साम्राज्य जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 7 करोड़ यानी 600 मिलियन। कहाँ शुरुआती 500 कॉपीज और कहाँ दुनिया भर में बिकने वाली 600 मिलियन कॉपीज। ये छलांग सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी बड़ी फ्रेंचाइजी से इसकी तुलना करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ गूज़बम्प्स की 40 करोड़ और पेरी मेसन की 30 करोड़ की बिक्री हुई है, वहीं हैरी पॉटर 60 करोड़ कॉपीज के साथ सबसे ऊपर बिल्कुल शिखर पर बैठा है। ये अपने आप में एक अद्भुत दबदबा और डोमिनेंस दिखाता है।
इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ हैरी पॉटर है, जिसने लगातार 19 सालों तक अपनी बिक्री का एक शानदार और स्थिर रिकॉर्ड बनाए रखा। इसका मुख्य कारण थी एक पूरी हो चुकी बेहतरीन कहानी जो कई पीढ़ियों को आपस में जोड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज है। इसकी बिक्री मुख्यतः टीवी सीजन्स पर निर्भर थी, और क्योंकि किताबों की सीरीज अभी अधूरी है तो ये वो लगातार डिमांड नहीं बना पाई। ये बात बहुत अच्छे से समझाती है कि एक मुकम्मल या पूरी हो चुकी कहानी का असर आखिर कितना गहरा होता है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, नए और उभरते क्रिएटिव लोगों के लिए कुछ जरूरी सबक। लेखिका के अपने सफर और अनुभवों से 5 बड़े अनमोल सिद्धांत निकलकर सामने आते हैं। पहला, रीडिंग। एक अच्छी किताब आखिर काम कैसे करती है, ये समझने के लिए उसको गहराई से पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, अनुशासन। सिर्फ इंस्पिरेशन या प्रेरणा के इंतजार में मत बैठे रहिए, मेहनत और पसीने की कीमत समझिए। तीसरा, लचीलापन। रिजेक्शन के बाद वापस उठ खड़े होना और अपने अंदर के आलोचक को शांत रखना आना चाहिए। चौथा, साहस। सिर्फ ख्वाब देखने से बात नहीं बनेगी, असफलता के डर का डटकर सामना करना होगा। और पांचवां, स्वतंत्रता। हर किसी के बताए गए कठोर नियम को आंख मूंद कर मानने की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता खुद चुनिए। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने के लिए रॉबर्ट बेंचली का एक मजेदार कोट मुझे सबसे सही लगता है। वो कहते हैं, मुझे ये पता लगाने में 15 साल लग गए कि मुझ में लिखने का कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सका क्योंकि तब तक मैं बहुत फेमस हो चुका था। ये मजेदार बात हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी डाउट हो, हिम्मत मत हारिए और अपने रचनात्मक कामों को पूरा जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आखिर में सवाल ये है, क्या हम भी अपने फेल होने के डर को पीछे छोड़कर अपना वो अधूरा काम पूरा करने का साहस जुटा सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।